हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी और वो कैसे अरेंज करोगे। ये तमाम चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चलूँ कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। तो ये सवाल है जो बहुत सारे दोस्त जो है वो हमसे पूछते हैं कि भाई हमें कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए ताकि जो है वो सब लोगों को जो है वो फायदा हो जाए और लोगों को आइडिया हो जाए कि कस्टम क्लियरिंग एजेंट कैसे बना जाता है। तो सबसे पहले जो है मैं मिसकॉन्सेप्शंस जो है हमारे दोस्तों के जहन में है मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ दोस्त जो है वो ये समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ विबो की आईडी ले लेनी है तो वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, कस्टम क्लियरिंग एजेंट अगर आपको बनना है तो आपके पास जो है वो कस्टम का लाइसेंस जो है वो होना लाजमी है। कस्टम जो है वो हर क्लियरिंग एजेंट को एक लाइसेंस इशू करता है। अगर वो लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो नहीं बन सकते। बगैर उस लाइसेंस के कस्टम जो है आपको विवो की आईडी ही इशू नहीं करेगा एज अ कस्टम क्लियरिंग एजेंट। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये लाइसेंस जो है मिलेगा आपको कहाँ से। सो दोस्तों, ये लाइसेंस जो है कस्टम क्लियरिंग एजेंट का जो लाइसेंस होता है ये कस्टम इशू करता है। इसके लिए जो है वो एग्जाम कंडक्ट होते थे। उसकी जो रिक्वायरमेंट होती थी वो थी ग्रेजुएशन, यानी आपका ग्रेजुएशन होना जो है वो लाजमी होता था और ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए जाते थे। एग्ज़ाम जो है वो आपको देने होते थे, उसके बाद जाके जो है वो कस्टम जो है आपको लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करता था। लेकिन कई सालों से जो है इस तरह के जो है एग्ज़ाम्स जो है हुए ही नहीं हैं। काफ़ी सालों से हम जो है काफ़ी सालों से ये भी सुन रहे हैं कि इस साल होंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कस्टम जो है वो नए लाइसेंस जो है वो अभी इशू नहीं कर रहा। अब इसकी क्या वजह है वो तो नहीं पता, लेकिन नए लाइसेंस जो है वो इशू अभी नहीं हो रहे। अब हर साल हम लोग सुनते हैं कि इस साल होंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुए। जब नए लाइसेंस जो है वो इशू ही नहीं किए जा रहे तो फिर आपको कैसे जो है वो लाइसेंस मिलेगा। देखिए, लाइसेंस जो है वो लेने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि देखें, लाइसेंस जो है वो बहुत सारे ऑलरेडी कस्टम जो है वो इशू कर चुका है। बहुत सारे लाइसेंस जो है वो हज़ारों की तादाद में लाइसेंस जो है वो इशू किए गए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 40% जो है वो ऑपरेशनल है, यानी काम कर रहे हैं। 40% लाइसेंस होल्डर्स जो है वो काम कर रहे हैं। बाकी जो 60% जो लोग हैं वो लाइसेंस तो उन्होंने लेके रख लिया है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव है। तो आपको करना ये होगा कि आपको कोई ऐसा शख्स ढूंढना होगा जिसके पास लाइसेंस तो है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है। तो उससे जो है आपको लाइसेंस परचेज करना होगा। अब एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये लाइसेंस जो है लोग आराम से जो है वो सेल कर देते हैं अपना। तो इसका जवाब है कि नहीं करते। जल्दी लोग जो है वो अपना लाइसेंस नहीं बेचते। बहुत मुश्किल से जो है अगर कोई राज़ी हो जाता है तो हो जाए, वरना अदरवाइज लोग बेचते नहीं हैं। लोग इसको सरेंडर कर देते हैं, यानी कस्टम में जो कि लाइसेंस उन्होंने इशू किया है कस्टम ने, वो अपना लाइसेंस जाके कस्टम में उसको सरेंडर कर देते हैं कि भाई हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इसको वापस ले लो। वो कस्टम को वापस दे देंगे लेकिन वो उसको सेल नहीं करते। अब वो सेल क्यों नहीं करते? हालांकि जो है एक लाइसेंस जो अगर आप किसी से खरीदते हो तो उसको कितना खर्चा आता है, तो मैं ये बताऊँ। अगर आप लाइसेंस अगर किसी से आप खरीदते हो तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है 15 से 20 लाख रुपए में जो है वो लोग अपना लाइसेंस बेचते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, जो बेचता भी है तो वो 15 से 20 लाख रुपए जो है वो लेते हैं। अब एक बंदे को जो है वो 15 से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो अपना लाइसेंस बेचने के बजाय कस्टम में सरेंडर क्यों कर रहा है? मतलब कस्टम को वापस क्यों कर दे रहा है, वो पैसे क्यों नहीं ले रहा है? इसके पीछे भी एक बेसिक रीज़न है। देखिए दोस्तों, ये जो लाइसेंस होता है ना, अगर आप किसी से खरीद भी लेते हो ना तो ये फिर भी ट्रांसफ़र नहीं होता। मतलब ये नॉन ट्रांसफरेबल है। ये उसी बंदे के नाम पर रहेगा जिससे आप वो लाइसेंस खरीदोगे। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। जो आपको कहे कि ये ट्रांसफरेबल है तो वो गलत बोल रहा है। ये लाइसेंस कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता आपके पास। जिससे आप खरीदोगे वो उसका नाम उसी के अंदर रहेगा, वो उसमें ऐड भी होगा एज अ स्लीपिंग पार्टनर। एज अ स्लीपिंग पार्टनर उसके अंदर ऐड होगा, उसका नाम कभी भी उसमें से नहीं हटता। तो बेसिक रीज़न एक इसके अंदर ये भी है कि देखें, जिसका नाम जो है उसके अंदर हटता नहीं है, ट्रांसफ़र ये नहीं होता।
तो वो इसलिए नहीं बेचते क्योंकि अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर कोई लाइसेंस आप किसी से परचेज करते हो और उसमें कोई उल्टा सीधा कोई चीज़ें आप उसको बेचना शुरू कर देते हो, क्लियरेंस कर देते हो, कोई इलीगल एक्टिविटी आप करते हो, तो बंदा वो भी फंसता है जिसका वो लाइसेंस हो। पहले तो वही फंसता है जिसका उसका लाइसेंस होगा। तो लोग काफ़ी घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, और उनका डर जो है वो जायज़ भी होता है क्योंकि इस तरह के केसेस होते हैं। तो इसलिए लोग जो है वो बेचने को प्रेफर नहीं करते, वो कस्टम में इसको सरेंडर कर देते हैं। अगर आप कोई शख्स ढूंढ लेते हो जो अपना लाइसेंस बेचने के लिए तैयार है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर कोई शख्स जो है अपना लाइसेंस बेच रहा है तो उसको आप खरीद लो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लोग हैं अभी से भी काम कर रहे हैं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लाइसेंस जो है वो खरीद के अपना काम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लाइसेंस खरीद के चला सकते। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि लोग बेचते नहीं है। ये तो था पहला तरीका कि कस्टम जो है वो लाइसेंस नया इशू नहीं कर रहा, तो आप किसी से खरीद सकते हो जिसके पास वो लाइसेंस हो, वो उसको यूज़ ना कर रहा हो। तो अब दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका ये है कि आपको लाइसेंस जो है वो किराए पे लेना पड़ेगा। लगता तो थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसा भी हो रहा है मार्केट में। ऐसा भी हो रहा है मार्केट के अंदर, लोग जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो यूज़ करने के लिए देते हैं, लेकिन ये आपको वो शख्स देगा अपना लाइसेंस इस्तेमाल करने के लिए जो आपको अच्छे से जानता हो। अदरवाइज जो है वो लोग ट्रस्ट नहीं करते। अब कोई ऐसा शख्स है जिसके पास लाइसेंस है वो यूज़ नहीं कर रहा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई आप तो यूज़ नहीं कर रहे हो तो हम आपका लाइसेंस यूज़ कर लेते हैं और इसके बदले में जो है वो पैसे दे देते हैं। अब इसका क्या रेट चल रहा है, ये फी शिपमेंट के हिसाब से जो है वो देते हैं जिसका भी लाइसेंस होता है। फर्ज कर लेते हैं कि अगर एक एक्सपोर्ट की शिपमेंट होती है, एक जीडी की जो है वो एक शिपमेंट की जो है वो 1000 रुपये लेते हैं जिसका लाइसेंस है वो लेगा। और अगर इंपोर्ट की शिपमेंट आप करा रहे हो तो वो आपसे 2000 रुपये लेगा अपना लाइसेंस यूज़ करने का। बाकी सारे काम जो है आप खुद करोगे, क्लियरेंस वेरेंस सब कुछ करवाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना लाइसेंस यूज़ करने के पैसे आपसे लेगा। बाकी सारे काम जो है आपको खुद करने होंगे। ऐसा भी हो रहा है, लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं कि लाइसेंस किसी और का होता है, वो अपनी जीडियाँ जो है उसके अंदर फाइल करते हैं और उसका उनका काम जो है वो चल रहा होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ऐसा वो शख्स आपको करने देगा जो आपको अच्छे से जानता हो। अदरवाइज कोई भी नया आदमी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन ये तो था कि लाइसेंस आप कैसे अरेंज कर सकते हो, ये हमने बताया है। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। लेकिन अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि आपने जो है वो लाइसेंस कहीं से जो है अरेंज कर लिया। अब आपको कितना स्टाफ चाहिए होगा, अब उसको कैसे मैनेज करोगे, ये थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। देखिए स्टार्टिंग के अंदर जो है वो 2 बंदे ही आई थिंक बहुत होते हैं। पहला जो है वो पोर्ट वगैरह के सारे काम देख ले और दूसरा जो है ऑफिस के अंदर जो है वो जीडी वगैरह फाइल कर ले। अगर जीडी आपको फाइल करना आती है, अगर आप एज अ ओनर आपको जीडी फाइल करना आती है तो फिर तो किसी और बंदे को रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी होगा स्टार्टिंग के अंदर जो पोर्ट वगैरह की क्लियरेंस के काम जानता हो। अगर आप जीडी फाइल करना नहीं आता, आपको विबोक ऑपरेट करना नहीं आता, तो फिर आप किसी ऐसे शख्स को रखें जो जीडी फाइल वगैरह करना जानता हो। फिर आप 2 बंदे रखें, अगर आपको जीडी फाइल करना आती है तो 1 बंदा रखें। और आपको काम आना ज़रूरी है। अगर आपको क्लियरेंस का काम नहीं आता तो फिर आपके जो बंदे हैं, जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपको मिसगाइड करेंगे कि ऐसे ही होता है। अगर आपको काम नहीं आता कि काम मार्केट में कैसे हो रहा है, पोर्ट में क्लियरेंस कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें अगर आपको नहीं आता तो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपको मिसगाइड करेंगे और चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। जितना आप कमाओगे नहीं उतना उनको देना पड़ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं जब काम आपको नहीं आता। तो आप पहले काम सीखें कि कैसे होता है। किसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट के पास चले जाएं कि भाई हम आपको अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हमें सिर्फ काम सीखना है। किसी भी एजेंट के पास देखो, हमें सिर्फ काम सीखना है। अब फ्री में अगर कोई एम्प्लॉय किसी को मिल रहा हो तो वो क्यों नहीं रखेगा। तो रखते हैं लोग। तो पहले जाके आप काम सीख लो कि क्लियरेंस कैसे होती है, फील्ड में उतरो, जाके वहाँ पर एग्जामिन कैसे होती है, ये डिलीवरी कैसे लेना होता है, एग्जामिनर्स को कैसे डील करना होता है, अप्रेजर्स को कैसे डील्स करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें आप सीखो। सीखने के बाद जब अपना काम आप स्टार्ट करोगे तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आपको काम आएंगी और लोग आपको मिसगाइड नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है आपको हमेशा जो है अपने जो कस्टमर हैं उनके साथ टच में रहना ज़रूरी है। आप ऐसा ना करें कि तमाम चीज़ें आप अपने एम्प्लॉय के ऊपर डाल दें कि वो कस्टमर से भी वो खुद ही डील करता रहे, सब चीज़ें वो खुद करता रहे, तो फिर हो जाते हैं काम ख़राब। देखें अक्सर जो मैंने चीज़ें ये देखी हैं कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वो अगर सही से जवाब नहीं दे रहे होते हैं,
जो है अगर सही से जो है आपके कस्टमर को वो जवाब नहीं देंगे, उनके जो क्यूरीज जो हैं उसको आंसर नहीं करेंगे, तो वो कस्टमर जो होते हैं नाराज़ और वो चले जाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि कस्टमर से जो है आप भी उनसे डील करते रहें, उनसे पूछते रहें कि भाई कोई मसला तो नहीं है, हमारे बंदे सही से जवाब तो दे रहे हैं, कोई इशू हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो। तो इससे जो है वो कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है आपके और कस्टमर के दरमियान। फिर कोई अगर इशू होता है तो वो कस्टमर डायरेक्ट आपको कॉल करता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और अगर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल बेफिक्र होकर घर पे बैठ गए, तो फिर इस तरह के बिजनेस ज़्यादा चलते नहीं हैं। जिनमें जो ओनर हो वो इंटरेस्ट ना ले, वो बिज़नेस ज़्यादा नहीं चलते। सो दोस्तों, ये वो पॉइंट्स थे, कुछ चीज़ें मैंने शेयर की कि अगर आपको कस्टम क्लियरिंग एजेंट बनना है तो आप कैसे चीज़ें करोगे। कुछ टिप्स जो है हमने शेयर की आपके साथ। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर थोड़ा भी जो है हम आपकी नॉलेज में इजाफा कर पाए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।